अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशो। तो रेशो करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रेशो का, कि रेशो है क्या। ठीक है, ठीक। वो कहते हैं कि रेशो है क्या। कहते हैं रेशो इज़ अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग डिवीजन। रेशो इज़ अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग डिवीजन। तो इसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस का टाइम के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो वाया डिवीजन हम क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम क्या पढ़ते हैं, रेशो। ठीक हो गया। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो है ना रेशो 3 तरीक़ों से लिखी जाती है। नंबर 1 कहता है जी x2y, नंबर 2 x रेशियो y, नंबर 3 x डिवाइडेड बाय y और y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशियो किस तरीके से पाई जाती है, 3 तरीके से पाई जाती है। तो इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा टर्मिनोलॉजी आ रही है, रेशो की बात कर रहा है। और रेशो में बात याद रखनी है कि रेशो को डिफाइन किस तरह किया गया है कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज़ का। तो इसमें x और y का एक्चुअली क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस किस्म का हो रहा है कि दो क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे इफेक्ट क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेशो। क्लियर बने, क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात जो वो इसमें करता है, वो इसमें जो नेक्स्ट बात करता है वो ये बात करता है कि रेशो जो होती है वो ऑलवेज इन इट्स लोवेस्ट टर्म। रेशो जो होती है किसमें होती है, ऑलवेज इन इट्स लोवेस्ट टर्म, यानी कि ये आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी आपको, कभी भी ये एक्चुअल वैल्यूज़ में नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अगर मेरे पास 15/20 पड़ा हुआ है तो ये रेशो इस तरीके से हमें नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, इनको कैंसिल करेगा और क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेगा, 3/4। तो रेशो जो है मुझे वो किस तरीके से मिलेगी, 3/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगी, लोवेस्ट टर्म में मिलेगी, कभी भी मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ में रेशो को वो नहीं देगा। क्लियर हो गया। अब अभी हमने पढ़ लिया कि रेशियो में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अच्छा, रेशियो की जो फर्स्ट टर्म है इसको वो फर्स्ट टर्म भी कहता है और क्या कहता है लफ्ज, एंटीसीडेंट। ठीक है, और रेशियो की जो दूसरी टर्म होती है उसको सेकंड टर्म भी कहता है, और दूसरा एक लफ्ज है उसके लिए वो क्या लफ्ज यूज करता है, कॉन्सिक्वेंट। अच्छा, ये चीज़ें बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहते फाइंड द एंटीसीडेंट, फाइंड द कॉन्सिक्वेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एंटीसीडेंट, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंट। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स लोवेस्ट टर्म। फॉलोइंग क्या है जी, फॉलोइंग में वो कहता है मेरे पास जो वर्ड है 4/9 है, 2 1/3 है। वो कहता है इसको जो है किस में लेके जाना है, लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है। अच्छा, वो जो लोवेस्ट टर्म में ले जाने की बात कर रहा है ना, वो इस तरीके से बात होगी इसमें कि रेशो जो होती है वो लोवेस्ट टर्म में होती है। यहाँ से हमें पता चल गया कि रेशो की कोई बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें मैथमेटिक्स में, मैंने आपको कहा था x2y वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है ना, तो x2y, तो x2y किस चीज़ को रेफर कर रहा था, रेशियो को रेफर कर रहा था। तो रेशियो को अगर रेफर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये क्वेश्चन किसका हुआ, रेशियो का। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशियो। और रेशियो को जब भी सोल्व करना होता है किस में लेके जाते हैं, डिवीजन के साइन के अंदर लेके जाते हैं। और डिवीजन मैथमेटिक्स में जब भी सोल्व होता है तो किस तरीके से सोल्व होता है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और नेक्स्ट वैल्यू को फ्लिप करना होता है। और इसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/3। तो 4/3
ये मेरे पास एक लोवेस्ट टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। वो कहते हैं 3.5 और 7.5 इसकी रेशियो बताओ। ये डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। डेसिमल वैल्यूज़ को जब भी हमने सोल्व करना होता है तो इसका सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पॉइंट को ख़त्म करना होता है। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करने का मैथमेटिक्स में एक रूल है। वो रूल क्या कहता है कि जिधर पॉइंट है इसको कैंसिल करेंगे और इसकी नीचे जगह 1 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जितने डेसिमल हैं इसको क्या करेंगे, इनको 0 में लिख देंगे। रेशियो को मैंने आपको बताया था किस में लेके जाएंगे, साइन और डिवीजन में लेके जाएंगे। इसी तरह 75/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका डेसिमल खत्म, पॉइंट खत्म हो गया है। डेसिमल से ये एक्चुअल वैल्यूज में चली गई, फ्रैक्शन वैल्यूज में। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 35/10 बन गया, और ये साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये वाली वैल्यू फ्लिप हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल करेंगे तो 7:15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि 50 ml है, रेशियो 2 लीटर। अच्छा, मैंने टाइप वाइज करा रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यूज भी होगी, डेसिमल वैल्यूज भी होगी। अब हमने ऐसी वैल्यूज चूज की हैं जिनकी रेशियो हमने बतानी है, वो किस तरीके से बतानी है कि इनके यूनिट डिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात मेंशन करता जा रहा हूँ कि जब भी इनके यूनिट डिफर हैं, जब तक इनके यूनिट चेंज है हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन इनकी दरमियान में पॉसिबल नहीं है। तो इनके दरमियान जब कैलकुलेशन पॉसिबल करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके दरमियान कैलकुलेशन को पॉसिबल करवाने के लिए कि इनका सबसे पहले यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml। अच्छा, यहाँ से आपको पता चला कि हमारे सिलेबस में यूनिट चार्ट एक हिस्सा है। तो यूनिट चार्ट में अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अपनी जो नोट्स है ना उनके लास्ट पेज के ऊपर यूनिट चार्ट बनाना शुरू कर दें और उसको याद करें। ये यूनिट चार्ट आपको काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हमारी मर्जी है, चाहे मैं इसको लीटर और 1000 ml का रिलेशन पता चल गया, चाहे मैं इसको लीटर में ले जाऊँ या इसको मैं क्या करूँ, ml में ले जाऊँ। अब हमारी मर्जी है, तो दोनों तरफ में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर मैम? तो अब मेरे लिए इसको ml में ले जाना आसान है, ले जा तो मैं इसको भी सकता हूँ, लेकिन इसको ले जाना आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, 50 ml, और जब लीटर को ml में लेके जाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 2000 ml। ठीक है, 1 लीटर में कितना ml है, 1000। तो ये 2 लीटर में 2000 ml, यूनिट सेम हो गया। अब इसके अंदर कैलकुलेशन पॉसिबल है, तो मैं क्या करूँगा, यूनिट को इग्नोर कर दूंगा। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, ये 0 वैसे ही। तो 1:40 ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं उससे पहले सॉरी, अगर मैं उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं कि रेशियो को रीड भी करना आना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3/4 रेशियो लिखी हुई है तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे? इसको रीड करने का तरीका होगा 3/4। अगर 1/3 लिखा हुआ है तो इसको किस तरीके से रीड करूंगा? 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीड करने से मुझे ये पता चला अगर रेशियो को इस तरीके से रीड करूं तो 4 टोटल है, 4 में से 3 पार्ट जो हैं ये हमारे सिलेक्टेबल हैं, फेवरेबल है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे 3 टोटल है और 1 फेवरेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीड करने से मुझे रेशियो की थोड़ी सी टर्म्स पढ़ने भी आ गई और उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? वो इसका क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि वो कहता है कि इफ 3/4 पुलिस एम्प्लॉइज हैं वो क्या हैं? आर नॉट ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, देन हमने रेशियो बतानी है, देन रेशियो ऑफ ग्रेजुएट्स टू नॉन ग्रेजुएट्स पुलिस एम्प्लॉइज इज, ये मैंने बतानी है। ठीक हो गया? मैंने अभी बताया कि इसको किस तरीके से रीड करना है, 3/4। अगर तो मैं इसको दोबारा रीराइट कर लूं तो मैं लिख सकता हूं कि पुलिस एम्प्लॉइज जो हैं नॉट ग्रेजुएट, पुलिस एम्प्लॉइज जो नॉट ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं जी? वो हैं 3/4। ठीक है, अगर नॉट ग्रेजुएट 3/4 यानी कि 4 टोटल हैं और उनमें से 3 जो हैं नॉन ग्रेजुएट्स हैं। अगर 4 टोटल हैं तो फिर 1 क्या हुआ? 1 ग्रेजुएट हुआ। तो पुलिस एम्प्लॉइज जो ग्रेजुएट हैं वो कितने हो गए? 1/4। तो रेशियो हमने क्या बतानी थी? ग्रेजुएट टू नॉन ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट तो 1 ग्रेजुएट हुआ और नॉन ग्रेजुएट क्या हुआ? 3। समझ आइए बात की? अच्छा, इस तरीके से ना काफ़ी क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं कि यानी इसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी रेशियो को रीड भी करना आना चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। कहते हैं इसको लोवेस्ट टर्म में लेके जाओ। अच्छा, इसको लोवेस्ट टर्म में ले जाने के लिए मुझे पता है रेशियो किस में जाती है? फ्रैक्शन में। तो मैं चेक करूंगा 8 इनमें से किसी से कैंसिल हो रहा है, देन फिर मैं 7 चेक करूंगा इनमें से किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा तो फिर क्या होगा? 56/117 जो है मेरा इसका आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि ये समझाने का मकसद है कि आपने पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है तो अभी हम कर लें। ठीक है, अगर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है तो अभी हम कर लें। अगर हम यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल थी और हमने नहीं की और हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पॉसिबल है तो फिर इसमें भी पॉसिबल है, अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं। मीन अगर यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं करते तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा।
ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे कैंसिलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे कैंसिलेशन करने से मुझे क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वैल्यूज़ बढ़ी हैं, टेबल ढूंढना पड़ेगा, तो मे भी हमारा टाइम वेस्ट हो और वहाँ पे हमें टाइम ही सेव करना होता है। चलिए जी, आज के दिन मैंने आपसे 5 क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे गाय बगाए बाकी क्वेश्चन भी शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए इसको अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।